हेलो चिल्ड्रन, सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 का 2019 का कंप्यूटर साइंस पेपर। तो 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी किस तरह क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन है। 2019 में 50 क्वेश्चन आया था, बट अभी जो आता है वो 40 क्वेश्चन का आता है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी इसमें सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। बहुत सिंपल है, कंट्रोल यूनिट एंड एलयू सीपीयू के अंदर ही होता है। सो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हो गया हमारा सीपीयू। नेक्स्ट, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट। कमर्शियल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बनाया गया वो नहीं, फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर जो किसी क्लाइंट को बेचा गया तो वो था यूनिवैक। अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर हिस्ट्री वो यूनिवैक था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है? ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी भी इनको बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी नहीं है, कैश मेमोरी तो बिल्कुल भी नहीं है, और प्राइमरी मेमोरी तो रैम होता है। ओके, सो ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी है। नेक्स्ट, नंबर 4, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ। कंप्यूटर लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता, ऑल्दो उसके पार्ट्स में दिखाया जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए होता है। देन असेंबली लैंग्वेज, लेवल लैंग्वेज भी हमारे लिए ही होता है एक तरह से, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी हम लोग कन्वर्ट करके मशीन में बदलते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करके मशीन में बदलते हैं यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो कंप्यूटर लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज आता है जो कंप्यूटर समझता है। ओके, नेक्स्ट, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट। तो रेक्टेंगल से क्या दिखाते हैं फ्लो चार्ट में? एक्टिविटी दिखाते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं। टर्मिनल तो हम लोग स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता नहीं, रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, वो सर्कुलर बॉक्स होता है एक तरह का। टर्मिनल में सर्कुलर ओवल शेप बोल सकते हैं। और डिसीजन में हम लोग डायमंड यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट में रोम्बस यूज होता है। सो एक्टिविटी प्रोसेस जो है वो रेक्टेंगल बॉक्स यूज होता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद सेमीकोलन। सब जानते हैं ये सेमीकोलन से ही सारा स्टेटमेंट एंड होता है सी प्लस प्लस में। अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो नंबर 3 पे है। फर्स्ट वाला जो है हमारे पास वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, सेकंड वाला रिलेशनल ऑपरेटर है, थर्ड वाला लॉजिकल ऑपरेटर है, फोर्थ वाला टर्नरी ऑपरेटर है। ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस यानी इसके बाद वाले साल का पेपर जो मैंने सॉल्व किया उसमें भी आया है, 2022 में एंड 2020 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने 2 और पेपर सॉल्व करके दिया है। तो फिलहाल हम 2019 सॉल्व करें, तो 2019 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एसटीआरसीएमपी। एसटीआरसीएमपी क्या करता है? कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को। तो एसटीआरसीएमपी का काम है कंपेयर करना दो स्ट्रिंग को। ये एस्की कोड बेस्ड कंपेयर करता है। ओके, जो एस्की कोड्स होते हैं उसका बेसिस पे, लाइक कैपिटल लेटर्स का ए टू जेड का एस्की कोड होता है 65 टू 90, और स्मॉल लेटर्स का एस्की कोड होता है 97 टू 122। उसके बेसिस पे कंपेयरिंग करता है, जहाँ मिसमैच होता है वहाँ पे डिफरेंस निकाल के रिजल्ट इंटीजर में देता है। तो एसटीआरसीएमपी का ये वर्क है, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस स्लैश ए इज यूज्ड फॉर, अलार्म के लिए यूज होता है, अलार्म देने के लिए। एक बीप बजेगा जब भी स्लैश ए हम लोग अगर इनकाउंटर करेगा सी प्लस प्लस में, तो एक बीप बजता है। जनरली ये सभी कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत सारे कंपाइलर सपोर्ट करते हैं, सो अलार्म इसमें बजता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर। ऐसा कोई रूल नहीं है, वेरिएबल नेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल नेम मस्ट हैव डिजिट्स, ऐसा भी कोई रूल नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट ले सकते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेस, वो तो होना ही नहीं चाहिए, मस्ट नॉट हैव वाइट स्पेस। वेरिएबल नेम में वाइट स्पेस नहीं होता। सो द लास्ट वन इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, एकदम करेक्ट है ये, कीवर्ड वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक सी आउट, सी आउट हम लोग वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। सी आउट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है सी प्लस प्लस कंपाइलर के लिए, वो प्रिंटिंग में हेल्प करता है, प्रिंटिंग ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वेरिएबल? तो यहाँ पे देखेंगे एक्सटर्न भी एक वेरिएबल होता है, रजिस्टर का भी टाइप ऑफ वेरिएबल में काउंटिंग होता है, और ग्लोबल तो वेरिएबल हो ही सकता है। तो ये सभी वेरिएबल का टाइप्स है, तो नन ऑफ दिस का आंसर होगा। 714 इन ऑक्टल, इसको लाना है डेसिमल में। ऑक्टल में 714 है, डेसिमल में कितना आएगा? 460 आएगा। सॉल्यूशन में वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, 1A5E हेक्साडेसिमल में दिया है, इसको भी डेसिमल में लाना है। आंसर आएगा 6750। यहाँ पे ये जो लिखा है ये 6 है। ओके, 6750, यहाँ पे और क्लियर दिख रहा है 6750। तो ये आंसर करेक्ट है इसका, और ये मैं वीडियो के एंड में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। द कोड दैट इज ईजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड, एक्सेस 3 कोड यूज होता है। एस्की कोड तो प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। बेस्ट कोड जो यूज होता है सबसे ईजी वे में वो एक्सेस 3 यूज होता है। नेक्स्ट, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बिट
निबल कितना होता है, 4 बिट का होता है, 8 बिट का बाइट होता है, तो निबल जो है वो 4 बिट का होगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस। PCI स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो यहाँ ध्यान देना है, सब एक जैसा लग रहा है। पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरनेट दिया है, फॉल्स है। जो करेक्ट है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर रैम में यूज होता है, क्योंकि रैम को थोड़ा फास्ट रखना होता है, तो सेमीकंडक्टर यूज होता है, इसलिए रैम थोड़ा महंगा भी होता है। हार्ड डिस्क सेमीकंडक्टर से नहीं होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते हैं। अभी तो हम लोग के पास हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट में भी आ रहा है, तो जनरली हम लोग रैम जो लेते हैं वो सेमीकंडक्टर होता है। हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सेमीकंडक्टर से नहीं बनता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है यूजर स्पेसिफिक, उसको यूजर एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं, यूजर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। एक या दो पर्टिकुलर टास्क प्ले करने के लिए, जैसे गूगल क्रोम सिर्फ इंटरनेट यूज करने के लिए होता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है, तो कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करने के लिए होता है, तो बेसिकली इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 20, असेंबलर इज यूज्ड एज ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है और उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में बदलने में हेल्प करता है असेंबलर। ओके, असेंबलर उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज बॉटम अप अप्रोच। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो बॉटम अप, नीचे से लेकर के ऊपर तक का प्रोग्रामिंग सिस्टम इसमें होता है, टॉप डाउन अप्रोच इसमें नहीं होता। प्रोसीजर तो ये है ही नहीं, प्रोसीजर तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो था। सो ये C++ है, तो C++ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C++ इनकॉर्पोरेट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को, जो कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। C++ में सी इन और सी आउट क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप, ये सब नहीं है। ये सी इन एक ऑपरेटर है जो इनपुट में काम करता है, लेने के लिए हेल्प करता है, और सी आउट जो है वो हमारा वो भी ऑपरेटर है, आउटपुट लेने में हेल्प करता है। क्लासेस इन CPP आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जितना भी क्लासेस है CPP में सब एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह काम करते हैं। ओके, ड्राइव डेटा टाइप नहीं है, बिल्ट इन डेटा टाइप भी नहीं है। क्लासेस हम लोग अपने मन से नेम लेके क्रिएट कर सकते हैं और वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, इन CPP यानी C++ मेंबर ऑफ द क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। एक क्लास का जितने भी मेंबर्स होंगे, चाहे वो वेरिएबल्स हो या जो भी हो या अदर फंक्शंस हो, वो सभी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, अनलेस उसको स्पेसिफिकली हम लोग पब्लिक या प्रोटेक्टेड ना बना दे, तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द फॉलोइंग। तो बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है ये, ऊपर से कोई डेटा ट्रांसफर होकर आ रहा है, ये डायमंड बॉक्स है, मतलब डिसीजन बॉक्स है, इसका 2 हैंड रहेगा, यस और नो। तो जैसे कि यहाँ पे ये डिसीजन अगर ट्रू रहता है तो ये यस हैंड मान लेते हैं, तो यस हैंड वापस इसको वहीं पहुंचा दे रहा है जहां से ये डायमंड बॉक्स पे इनपुट मिला था, तो ये ऐसे घूमता रहेगा जब तक ये बीच में जो भी हम कंडीशन डालेंगे वो फॉल्स ना हो जाए। तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ जो भी कंडीशन है वो फॉल्स होगा तभी ये नीचे आएगा, ट्रू होगा तो ये घूमता रहेगा। ये एग्जाम्पल की तरह हम लोग इसको समझ रहे हैं, बिकॉज ये रोटेशन साफ दिखा रहा है कि ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, इसलिए ये एक रिपीटेशन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, सिंपल सीक्वेंस नहीं है, सिंपल केस नहीं है, ये एक रिपीटेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में इसका आंसर होगा रिपीटेशन। नेक्स्ट, बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ। बहुत सिंपल है, बाइनरी सिस्टम 2 का ही पावर यूज करता है। ओके, मतलब कि उसमें 2 बेस होते हैं। ऑक्टल 8 के लिए है, हेक्साडेसिमल 16 के लिए है। सो यहाँ बाइनरी सिस्टम का आंसर 2 होगा। विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि वो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करे कंप्यूटर को और कंट्रोल ऑपरेशन को स्टार्ट करे। स्टोरेज यूनिट का काम होता है स्टोरेज रखना। लॉजिकल यूनिट का काम होता है कैलकुलेट करना और इवन लॉजिकली हाँ या ना में आंसर देना। ठीक है, एंड नॉट, ये सब मैंने ऊपर अभी बताया भी कि लॉजिकल ऑपरेटर का क्या होता है, वो काम होता है। इनपुट लेने का काम भी लॉजिकल यूनिट के जैसे ही एक सिंपल स्टेटमेंट का होता है, सी इन सी आउट का। लेकिन कंट्रोल यूनिट का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि पूरे प्रोग्राम को या पूरे कंप्यूटर को इवन हम बोलेंगे, क्योंकि सीपीयू के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, तो पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट यूज होता है। इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और कंट्रोल ऑपरेशंस को इनिशिएट करता है। A computer program that converts assembly language to machine language. Assembler, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, असेंबलर।
कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होता है सी प्लस प्लस में, ठीक है। यहाँ असेंबली लैंग्वेज की बात किया, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम लोग असेंबलर यूज करते हैं। द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट सिलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग कंट्रोल यूनिट इसका आंसर लिखे है, इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल। सेम काम करता है सीपीयू के अंदर, इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ही देखता है इसको भी, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब जो फ्रीली अवेलेबल हो, ओके। तो विंडोज तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, परचेस करना पड़ता है। यूनिक्स भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी मतलब रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, करंट गया रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, फिर दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होगा, फिर आगे एग्जीक्यूशन करेगा और आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हुए देखेंगे जो भी उसमें वर्क है वो करेंगे। तो वोलेटाइल मेमोरी मतलब जिसका मेमोरी पावर जो है वो तभी तक है जब तक उसमें करंट है, जब तक वो स्विच्ड ऑन है, तो यहाँ पे ये वोलेटाइल होगा। मेन मेमोरी दैट इज रैम एज एन एग्जांपल ऑफ मेन मेमोरी। कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू बफर। सबसे पहले कंट्रोलर जो कंप्यूटर सिस्टम का होता है वो डेटा को ट्रांसफर करता है बफर में, ओके। नेक्स्ट, टू स्टार्ट एन IO ऑपरेशन डिवाइस, ड्राइवर लोड्स एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू डिवाइस कंट्रोलर। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए जो भी ड्राइवर्स होते हैं, लाइक पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो वो भी एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फॉलो अप करता है। तो वहाँ पे हमारे पास जो ड्राइवर्स होते हैं पेन ड्राइव के, वो यूज़ करते हैं सबसे पहले एप्रोप्रिएट रजिस्टर को, और फिर उसको कहाँ पे पुट करते हैं, IO ऑपरेशंस का डिवाइस जो ड्राइवर है वो लोड करते हैं रजिस्टर को कहाँ पे, डिवाइस कंट्रोलर पे, जो डिवाइस लगा है उस कंट्रोलर पे, ओके। आप कीबोर्ड अटैच करेंगे तो उसका जो डिवाइस कंट्रोलर है उस पर उसका रजिस्टर अपलोड हो जाएगा, या ये बोले कि उस पर अटैच हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है, और फिर एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो ये सब काम ड्राइवर का होता है, ओके। इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट। सब्ट्रैक्शन टूज कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग करते हैं, यहाँ पे शो करने का जरूरत नहीं है बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट नहीं बोला है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन आप करके देख सकते हैं, वो टू कॉम्प्लीमेंट ही यूज होता है उसमें। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर रियल इंटीजर। बूलियन तो ट्रू फॉल्स है, 0 और 1। होल नंबर्स 1 2 3, इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते, डेसिमल्स नहीं होते। इंटीजर्स अगेन 1 2 3, माइनस में भी जा सकते हैं लेकिन पॉइंट्स नहीं होते। फ्लोटिंग यानी कि फ्लोट वैल्यूज वो रियल इंटीजर्स रखता है जिसमें फ्रैक्शंस भी होते हैं, पॉइंट्स वैल्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन ICs और सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, ओके। फोर्थ जनरेशन में जाएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अभी यूज हो ही रहा है, और अभी फिफ्थ जनरेशन में हम लोग इंटर कर ही रही है, दैट इज AI टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक है पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जैसे मैं अभी माउस से इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। वैसे ही जॉयस्टिक गेम्स में यूज होता है, गेम्स खेलने के लिए, तो वो भी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है। बारकोड इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। टच स्क्रीन इज ये बोथ एक्ट करता है, ठीक है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस की तरह भी एक्ट कर सकता है और नॉर्मल डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह भी, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा यहाँ पे। द ओनली पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पे जो दिख रहा है वो है जॉयस्टिक। टाइम टेकन टू इनिशिएट अ ट्रांसफर इज कॉल्ड डिस्क लैटेंसी। डिस्क लैटेंसी जितना होगा कंप्यूटर उतना स्लो होगा। कितना टाइम लग रहा है हार्ड डिस्क से डेटा को फेच करके रैम तक पहुंचाने का, या कहीं और जगह में कॉपी कर रहे हैं वहां तक पहुंचाने में, तो इसको बोलते हैं डिस्क लैटेंसी। डिस्क कितना फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना फास्ट डेटा को सेंड कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं जनरली वो सॉलिड स्टेट नहीं होता तो बहुत स्लो होता है। अब अभी के जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो उसका डिस्क लैटेंसी बहुत कम है, बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा, ओके। What will be the output of the following conditional statement? बहुत सिंपल है, एक कंडीशन दिया 10 greater than 10, टर्नरी ऑपरेटर है, ओके। सो 10 greater than 10, तो 10 से बड़ा है, ऑफ कोर्स ये फॉल्स है, तो फॉल्स में सेकंड पार्ट आता है, ये रेशियो साइन है उसका सेकंड पार्ट इज द आंसर, तो 200 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये ट्रू होता, मान फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया है 10 greater than equal to 10, तो ये ट्रू हो सकता था, इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ट्रू हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 आंसर होता। बट अभी 10 greater than 10 लिखा है, तो 10 कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है, तो फॉल्स का आंसर इस 2 के बाद वाला लिखते हैं, दैट इज 200, 200 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ओके, सिंपल फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। विच इन द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल, ये हम लोग पहले जस्ट पहले सॉल्व किए। वोलेटाइल कौन होता है? रैम। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी।
रॉम वोलेटाइल नहीं होता, रॉम में हम लोग स्टोर रखते हैं नया कंप्यूटर का डिटेल्स, किस कंपनी का है वो, उसका मैक एड्रेस, ये सब रैम में स्टोर हो सकता है। तो रॉम जो है फिक्स है, उसमें मेमोरी में एक बार डाल दिए तो वो फिक्स हो गया। इरेजेबल रॉम, प्रोग्रामेबल रॉम यूज़ करेंगे, डिलीट करके फिर रख सकते हैं, लेकिन लाइन चल जाने से, करंट चल जाने से वो डिलीट नहीं होता है, डेटा उसमें स्टोर रहता है हार्ड डिस्क जैसा। लेकिन रैम में करंट गया, डेटा डिलीटेड, तो दैट इज वोलेटाइल मेमोरी, रैम। 8-bit encoding format used to store data in a computer। तो 8-bit encoding EBCDIC ये यूज होता है 8-bit। ओके, यूज की यानी ये एस की, ये सब 8-bit नहीं है। 8-bit के लिए हम लोग EBCDIC यूज करते हैं। तो ये इंक्रिप्टेड कोड है, इनको इनकोडिंग में हेल्प करता है कंप्यूटर को। सो 8-bit के लिए ये हो गया। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। तो एरे को करेक्ट तरह से डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो एरे का एक नाम दे देते हैं। ओके, एरे का नाम एरे रख सकते हैं ऑफकोर्स, और ब्रैकेट में उसका साइज दे देते हैं 10। तो ये डिक्लेयर हो गया, लेकिन साथ में इसका डेटा टाइप भी देंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए करते हैं ना, बस वैसे ही इंट एरे, साथ में उसका साइज आएगा, जितना भी साइज का एरे है, ठीक है, जितना सिक्वेंशियल आप रखना चाह रहे हो उसको, जितना बार। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है। ये एरे हो गया, तो एरे इज नॉट अ डेटा टाइप, एरे कोई डेटा टाइप नहीं है, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे डेटा टाइप लगा ही नहीं है, किस टाइप का है एरे, फॉल्स हो गया। यहाँ एरे तो लगा है पर एरे का साइज नहीं गिवन है। इंट एरे ठीक है, डेटा टाइप लगाया गया लेकिन साइज नहीं दिया, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इंट एरे 10 साइज का। विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ पैरामीटर? वॉइड। एक्चुअली में हम लोग रिटर्न टाइप के एब्सेंस में यूज करते हैं वॉइड को, ठीक है, जैसे पब्लिक वॉइड नंबर, तो एक हम फंक्शन बना रहे हैं, वहाँ रिटर्न टाइप हम लोग वॉइड डाल दिए, तो पब्लिक वॉइड लिखे। बट वॉइड मतलब यही होता है कि एब्सेंस ऑफ रिटर्न टाइप और पैरामीटर। तो यहाँ पे फंक्शंस के बारे में नहीं पूछा, पर पैरामीटर के बारे में पूछा है। ऑल्दो हम लोग पैरामीटर्स में ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हैं, पर उसको पढ़ सकते हैं वॉइड, एम्प्टी ब्रैकेट को हम लोग वॉइड ही पढ़ते हैं, तो ये वॉइड हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट? ऑफ कोर्स मेन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन से कभी स्टार्ट नहीं होगा, वॉइड फंक्शन से भी नहीं, मेन फंक्शन से ही। कोई भी C++ एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। Which is more effective while calling the function? Call by reference, ये more effective है, call by value नहीं, ना ही call by pointer। Call by reference is more effective because ये डेटा का एक्चुअल स्टोरेज को बस पॉइंट करने में हेल्प करता है, उसका एड्रेस को स्टोर रखता है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कॉपी नहीं करता है। इसके वजह से मेमोरी काफ़ी कम यूज़ होता है प्रोग्राम के द्वारा। एक प्रोग्राम को अगर हम कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक से बनाएंगे तो वो प्रोग्राम काफ़ी कम मेमोरी खाएगा कंप्यूटर का। तो कॉल बाय रेफरेंस इज द बेस्ट टेक्निक। What will happen when we use void in argument passing? It will not return value to its caller। सिंपल, आर्गुमेंट पासिंग में अगर हमने पब्लिक वॉइड लिख दिया, हम जस्ट बताए थे, तो रिटर्न नहीं करेगा, ये तो फॉल्स है, इट विल रिटर्न नहीं करेगा। मे और मे नॉट रिटर्न ऐसा नहीं होता प्रोग्रामिंग में, ये एम्बिगुअस नहीं होता, एकदम फिक्स होता है, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। तो वॉइड लगा है मतलब वो नहीं रिटर्न करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर फंक्शन इट मींस। ओके, नेक्स्ट, अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। बाइट जो होता है वो 8 बिट्स का बना होता है, एक बाइट मतलब 8 बिट्स। ओके, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। एंड यहाँ 4 दिया है, वो निबल होता है, ऊपर सॉल्व किए थे। ओके, 4 बिट्स का मतलब निबल होता है, तो यहाँ 8 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? तो ये डायरेक्ट सिंपल सा रेंज दिया हुआ है, -3.4 ई से +38 इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब 38 डिजिट उसमें इंक्लूड हो सकता है। यहाँ से जाएगा +3.4 ई से +38 डिजिट इंक्लूड हो जाएगा, तो ये काफ़ी लंबा नंबर रख सकता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, यहाँ पे दिया है -3.4 से 38 तो दिया, पर यहाँ 34 कर दिया, नहीं फॉल्स है। यहाँ भी 38 दिया है, पर यहाँ 36 कर दिया, फॉल्स। यहाँ 38 दिया, 32 कर दिया, फॉल्स। दोनों ही 38 तक एक्सटेंड हो सकता है, माइनस नंबर भी प्लस नंबर भी 3.4 ई से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट? टर्मिनेटेड मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो ये तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। रनिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही प्रोसेस स्टेट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्ड इज द करेक्ट आंसर। ब्लॉक, जब कोई चीज प्रोग्राम चल रहा है वो ब्लॉक हो गया तो वो प्रोसेस स्टेट पे नहीं है, मतलब वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट बोल सकते हैं, लेकिन ब्लॉक मतलब वो प्रोसेस में नहीं रहा, ठीक है। तो रनिंग और एग्जीक्यूशन नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ब्लॉक्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अभी हमने सॉल्व कर लिया है 2019 का पेपर, और अब 2 क्वेश्चंस था जो हम लोग को सॉल्व करके देखना है कि कैसे मतलब उसका वर्किंग है कन्वर्जन वाला, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। 714 गिवन है ऑक्टल में, इसको डेसिमल मिलाना है, काफ़ी इजी है। 714 नंबर्स को पहले ऐसे लिख लिए,
उसके बाद ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन 3 सेक्शन में बट गया, ये बीच में प्लस लगाएंगे, इस साइड से पावर देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 8 पे, पावर 0, पावर 1, पावर 2, ऐसे हम पावर दे दिए। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1 आएगा, देन 1 4 ज़ा 4, इसका 4 आया, 8 1 ज़ा 8 ही होगा, 8 का पावर जो होगा 1 है, तो 8 का 8 ही रह जाएगा वो, तो फिर 8 1 ज़ा 8, तो ये 8 आया। ये वाले में 8 का पावर 2 है, मतलब 64, और इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 64 आएगा, और फिर इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो करके देख लेते हैं। तो 64 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 2, देन 42 44, सो 448 ये आया। नाउ ऐड कर देंगे इसको, 448 और ये हो गया 12, दैट मीन्स 460। तो हमारा जो आंसर आया डेसिमल में दैट इज़ 460, तो यहाँ पे लिखेंगे 460 हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 जो था। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं 13 नंबर। तो हमारे पास इसको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ले जाना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना भी सेम पैटर्न है जैसा भी हम लोग जस्ट किए ऑक्टल में। तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं, 1 हमारे पास है, फिर ए है, ए का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 10, देन फिर हमारे पास 5 है, और फिर ई है, ई का वैल्यू होता है 14 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब क्योंकि हेक्साडेसिमल से डेसिमल है तो हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, देन प्लस साइन बीच में लगेगा, हर सेक्शन पे प्लस साइन लगा दिए, पावर लगा देना है अब 16 पे, इधर से 0 1 2 3 पावर लग गया। अब सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्विंग पे 14 है इंटू 16 का पावर, हम 14 पे 16 का पावर हमारे पास 0 है, 16 पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, तो 14 1 सा 14 आया, प्लस ये 16 का पावर 1 है, कहने का मतलब है ये हो गया 16, 16 5 ज़ा 80, प्लस 16 16 ज़ा होता है 256, और फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एक और 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन 16 का क्यूब है ये, तो 16 16 ज़ा हुआ 256, तो हुआ हमारा 256, और मल्टीप्लाई कर लेते इसको एक बार और 16 से, तो हो जाएगा क्यूब, तो 6 6 ज़ा 36, 3 6 5 ज़ा 30 33, 6 2 ज़ा 12 15, और फिर ये कॉपी हो जाएगा 256 यहाँ पे 1 ज़ा, तो ये हो गया 904 4096। अब बस इसको फटाफट ऐड कर लेना है। तो ऐड करना भी काफ़ी इजी है, यहीं पे ऐड कर सकते हैं हम लोग इजीली, यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं क्या दिखा रहा है ऐड करके। 4096 आया, 2560, तो यहाँ पे आया हमारे पास 6, देन यहाँ पे आएगा 15 1 कैरी 6, और फिर ये वाला आया 6656 आया। अगेन इस पर हम 80 ऐड कर लेते हैं, तो प्लस किए तो आया 6, और फिर ये 13 1 कैरी, तो 7 6 6736 आया। अगेन इसमें 14 ऐड कर लेते हैं, तो बहुत क्लियर है ये आंसर। अब 0 1 कैरी 5 7 6, तो आंसर जो हमारे पास आया है 6750, यही हम लोग मार्क किए थे। तो ओवरऑल हमारा एडिशन का आंसर आया है यहाँ पे 6750। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आंसर को 6750। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लिए, और ये हमारा 2019 का